इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 69 मिनट्स का है। ठीक है, और अपने को ये निपटाना है 40 या 50 मिनट्स के अंदर। पहले अपन बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की। तो नेचुरल किलर सेल्स की उनकी टेंडेंसी क्या है कि भाई सेल को मारेगा। ठीक है, अब उनके पास दो आर्म है, एक्टिवेटिंग और इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब क्या? ठीक है, तो इनहिबिटिंग आर्म जो है या इनहिबिटरी, वो इसलिए है कि भाई खुद के एक्टिविटी को रोक रहा है, एनके सेल्स की एक्टिविटी को। वो क्यों रोकेगा कि सपोज कोई अगर खुद का ही सेल्फ है, बॉडी का सेल्फ सेल है, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है ये इनहिबिटरी आर्म। ठीक है, ताकि वो अपने को ना मारे, लाइक अपना ही बॉडी अपने खिलाफ ना एक्ट करे। ठीक है, तो जो एनके सेल्स का इनहिबिटरी आर्म है, तो इट इज़ फॉर द सेल्फ सेल। और ये सेल्फ सेल को कैसे पहचानेगा? तो जो सेल्फ सेल है उसके पास एक आईडी कार्ड होता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके मेम्ब्रेन पे एक आईडी कार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको इनहिबिटरी आर्म पहचान लेता है। और वो जो आईडी कार्ड है उसको बोलेंगे MHC1। ठीक है, MHC1 मतलब आई जैसे दिखता है रोमन नंबर्स में। ठीक है, तो 1 मतलब आईडी कार्ड है। ठीक है, तो अब ये नहीं मारेगा। अब और क्या है ना, अब जो सेल्फ सेल है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी लाइक ट्यूमर घुस गया है या कैंसर सेल या वायरस या ऐसा कुछ घुस गया है, ठीक है, तो क्या होगा ना, उनकी टेंडेंसी है कि अगर अपने सेल्फ सेल में जो भी वायरस घूम रहा है, ट्यूमर है, जो भी है, ठीक है, तो वो सबसे पहले MHC1 को हटा देता है। ठीक है, तो अब आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अब अपना एक्टिवेटिंग आर्म काम में आ गया। तो एक्टिवेटिंग आर्म क्या है? तो जो एनके सेल्स का एक्टिवेटिंग आर्म है उसका नाम है NKG2D। ठीक है, NKG2D। ठीक है, तो जो NKG2D है, ठीक है, जो NKG2D गॉड G2D मतलब गॉड याद रख लो। तो गॉड जो है वो एक्टिवेटिंग आर्म है एनके सेल्स का। तो अब क्या है ना कि अब MHC1 मार्कर जो था, MHC1 वो हटा दिया ट्यूमर या कैंसर ने। ठीक है, तो अब ये एक नॉर्मल बाहर का सेल की तरह रिकॉग्नाइज्ड होगा बाय द एक्टिवेटिंग आर्म दैट इज NKG2D। ठीक है, तो ये वायरस है कैंसर सेल को हटा देगा। अब जो एनके सेल्स है वो किससे एक्टिवेट होते हैं? कौन से सब्सटेंसेस जो निकल रहे हैं उनसे एक्टिवेट हो रहे हैं? तो इंटरल्यूकिन्स की बात करें तो IL-2, 12, 15। ओके, 2, 12, 15 से एक्टिवेट हो रहे हैं अपने एनके सेल्स। ठीक है, एंड इसके मार्कर क्या क्या है? तो CD16, 56 और 94 याद रखना है। कैसे याद रखना है? 16 इंच का बाइस है, 56 इंच की छाती और 94 अपना ये हो गया, 94 वेट हो गया। ठीक है, तो एनके सेल्स हो गया। टी सेल्स की बात करते हैं। तो टी सेल्स क्या कर रहा है? लाइक इस पर एक रिसेप्टर है, टोल सेल रिसेप्टर। ठीक है, टोल लाइक वॉट एवर, टोल लाइक या टोल सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर। मेन मतलब टी सेल रिसेप्टर याद रख लो, TCR। ठीक है, अब एंटीजन आया इस पर, तो क्या करेगा? इसको लाएगा अपने पास। ठीक है, लाइक एंटीजन मतलब कुछ भी बाहर का सब्सटेंस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हो गया, एंटीजन। ठीक है, तो जो टी सेल रिसेप्टर है, ठीक है, तो उसके जो TCR है वो एंटीजन को रिसीव करेगा। एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, और फिर अब जो टी सेल का कंपोजिशन हो क्या है? तो 95% जो है इट इज़ कंपोज ऑफ अल्फा और बीटा चेन। ठीक है, अल्फा बीटा चेन का, तो उसको अल्फा बीटा TCR बोल देंगे। अल्फा बीटा चेन जो है उसका 95%, मतलब 95% ऑफ द TCR, 95% चांसेस में अल्फा बीटा। और जो रेस्ट ऑफ द 5% जो टी सेल रिसेप्टर है उसके अंदर अपने को गामा डेल्टा चेन दिखेंगे, गामा डेल्टा चेन। ठीक है, और ये जो गामा डेल्टा चेन वाले जो TCR है, दे आर प्रेजेंट इन द GIT एंड GUT। ओके, अब जो टी सेल्स हैं उनके ऊपर मार्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये CD वाले मार्कर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, बी सेल्स पे तो अपन ने पढ़ लिया 16, 56 एंड 94। ठीक है, वो था एनके सेल्स वाला, सॉरी 16, 56, 94 वाला। तो यहाँ पे कौन से? तो CD 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड CD 28। ठीक है, तो ये मतलब रेंज है जो टी सेल्स में कौन से मार्कर प्रेजेंट हो सकते हैं, CD वाले 1 to 8 और 28। और लेकिन जो पैन टी सेल मार्कर है, पैन टी सेल मार्कर इज CD 3। ठीक है, पैन टी सेल मार्कर इज CD 3 मतलब कि सब जगह हर टी सेल के कोई भी टाइप हो, T हेल्पर और साइटोटॉक्सिक, कोई भी टी सेल है लेकिन उस पर CD 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये जो CD 3 है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल भी है। CD 3 इज ऑल्सो सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि लग सपोज एंटीजन, टी सेल ने एंटीजन को रिसीव किया, तो ये एक न्यूज़ है सेल के अंदर, सेल जो है दुनिया उसमें ये न्यूज़ आया। ठीक है, अब ये न्यूज़ को आगे कौन आगे लेके जाएगा, कौन ट्रांसमिट करेगा? तो ये भी CD 3 है। ये सिग्नल को आगे लेके जाने वाला CD 3, दैट इज़ द सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है रटने वाला। ठीक है, तो क्या याद करना है अपने को? तो अपन ने ये पढ़ लिया टी सेल के मार्कर जो थे अलग अलग। ठीक है, अब जो हेल्पर टी सेल है, ठीक है, तो हेल्पर टी मतलब वैसे TH लिखते हैं अपन। ठीक है, तो उसमें CD 4 प्रेजेंट होता है, तो अपन उसको CD 4 सेल्स ही बोल देते हैं। ठीक है, बहुत ऐसा डिस्टिंग्विशेबल है, ईजी नेम है। तो टी हेल्पर जब भी दिमाग में आए अगर, तो उसको CD 4 याद रखना है। टी हेल्पर मतलब CD 4। और साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है, TC सिंबल में TC और TH मतलब CD 4 और साइटोटॉक्सिक तो T सेल मतलब CD 8। पहले हेल्प करेगा कोई, ठीक है ना, तो वो 4 आ रहा है नंबर, और बाद में कोई मार रहा है तो वो 8 आ रहा है। ठीक है, बचाने के लिए 4 लोग ही आते हैं और मारने के लिए तो 8 लोग आ जाते हैं, तो वैसे याद रखना है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल तो CD 8 हो गया। ठीक है, तो अब याद रखना रेशियो, तो CD 4 to CD 8 का रेशियो क्या है? रेशियो में उल्टा हो जाता है, मतलब मल्टीपल हमेशा 8 आना चाहिए, रूल ऑफ 8। लाइक CD 4/CD 8 हमेशा, जो CD 4/CD 8 है
वुड बी हमेशा 2/1, लाइक 4 × 2 इज इक्वल टू 8 एंड 8 × 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये रूल ऑफ 8 हो गया। रूल ऑफ 8 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो CD4/CD8 का रेशो 2:1 है। अब रेशो कहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सपोज़ अगर CD4 ऊपर आता है, तो अगर CD4 ही कम हो गया, CD4 मतलब कि हेल्पर सेल, तो T हेल्पर सेल पता है HIV में कम होता है, तो रेशो जो है वो कम हो जाएगा इन HIV, एंड जो रेशो है दैट वुड बी इंक्रीज्ड इन सार्कोइडोसिस। ये क्वेश्चन सार्कोइडोसिस, बिकॉज उसके अंदर T हेल्पर सेल्स जो है वो बढ़ गए हैं, ओके। T हेल्पर सेल्स मतलब कि CD4। सब एक चीज़ याद रखने की, जो बैरेट्स है, ठीक है, तो इट इज प्री कैंसरस फॉर एडिनोकार्सिनोमा प्रेजेंट है एज अ मार्कर, तो वो CD4 सेल्स मतलब कि T हेल्पर सेल, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब T हेल्पर सेल्स हैं, उसके अंदर 3 टाइप है, 1, 2 एंड 7 फैक्टर बढ़ता है अपन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा एक अलग फंक्शन है। तो T हेल्पर 1 एडिनोकार्सिनोमा में तो बैरेट्स एक रिस्क फैक्टर जो अपन अभी पढ़ा, इंटरफेरॉन गामा, एंड एडिनो-CA इज मोर कॉमन इन द लोअर 1/3, तो whereas स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोर कॉमन इन द अपर 2/3, ओके। एंड मोस्ट कॉमन जो है कोई भी टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर तो जो अपर 2/3 जो है, तो अब देख रहे हो एक साइकिल हो गया। अपन ने पहले पढ़ा, अपन अपर 2/3 में मोस्ट TH1 जो है T हेल्पर 1 इट मेक्स है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एंड ओवरऑल भी इसोफेजियल कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन इज ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो एक रिस्क फैक्टर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस इज ABCDE। तो अल्कोहल, साथ में स्मोकिंग आ गया, फिर बेवरेज, सीलियाक, ड्रग्स, रेडिएशन, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, फिर टाइलोसिस पाल्मारिस एंड प्लांटारिस, मतलब थिकनिंग ऑफ आर्म्स एंड सोल्स, प्लमर विंसन सिंड्रोम एक PYQ है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सिडेरोपिनिक डिस्फेजिया, सेल्स को बनाएगा। तो नाम में आ गया सिडेरोपिनिक डिस्फेजिया, मतलब कि क्या है कि या तो चीज बनेगा इंटरल्यूकिन 4, एनीमिया हो गया, सिडेरोब्लास्टिक मतलब सॉरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर इसोफेजियल वेब्स, इसलिए डिस्फेजिया हो रहा है, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, टंग में। तो 4 क्या करेगा, आइसोटोपिक केराटिन पल्स डायग्नोस्टिक है इसका, ठीक है। सीन इन ऑल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब कोई भी कहीं का भी हो, मतलब लंग का हो कि इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, केराटिन पल्स तो दिखेंगे दिखेंगे, ठीक है। फिर बैरेट्स में दिखता है, बैरेट्स के स्लाइड में अपने को दिख रहा है बहुत सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। 4 आइसोटोप ये बैरेट्स का है, एंड 5 इज और यूसिनोफिल एक्टिवेशन एंड 13 HPV रिस्क फैक्टर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए। HPV का ऐसे याद रखना कि जहाँ पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, ओके, लाइक सर्विक्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, स्किन, तो यहाँ सब पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहाँ सब पे भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कराएगा। तो ये अपर 2/3 में मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्क्वेमस, एंड लोअर 1/3 में मोस्ट कॉमन कैंसर इज एडिनो-CA। CD4 to CD8, ठीक है। मतलब वैसे याद करने के लिए सही था कि भाई T हेल्पर है, CD4 है, ठीक है। मतलब जो T हेल्पर है तो CD4, CD के नंबर वाइज सही बोला अपन ने कि भाई हेल्प करने वाले कम लोग होते हैं, तो वो CD4 दे दिया, साइटोटॉक्सिक CD8 दे दिया, लेकिन रेशियो तो 2:1 है ना। तो ऑफकोर्स जो CD4 जो है, मतलब T हेल्पर वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर एक CD4 T हेल्पर सेल है, मतलब अगर दो सेल हैं अगर CD4 के, ठीक है, तो CD8 का एक ही है। CD8 मतलब T साइटोटॉक्सिक, TC मतलब T साइटोटॉक्सिक। तो ये सेल किलिंग करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर उसको मारेगा। अब कैसे मारता है, 2 पाथवे इसके, एक तो एपोप्टोसिस हो गया। एपोप्टोसिस में अपन ने पढ़ा था जो अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे था, ठीक है, अपन ने पढ़ा कि वो उसमें CD95 एक्टिवेट करता है, जो T हेल्पर है, ठीक है, तो वो ये एक्टिवेट कर देता है। कैसे करता है, T सेल जो है अपना, उसके पास एक CD95 लिगेंड होता है, CD95 लाइगेंड या फास्ट लाइगेंड, ठीक है। तो जो एपोप्टोटिक सेल है, कोई भी कैंसर है, ऐसा कुछ है जहाँ पे करवाना है एपोप्टोसिस, उसके पास CD95 या फास्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ट्राइमराइजेशन हो जाएगा ऑफ CD95 या फास्ट। CD95 फास्ट प्रेजेंट है एपोप्टोटिक सेल पे, जिसका अपन को एपोप्टोसिस करवाना है, लाइक वायरस है, कैंसर है, वॉटेवर। और जो अपने T है साइटोटॉक्सिक है, T सेल, इसके पास अपना CD95 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो वही, तो ये बाइंड करके फिर प्रो कैस्पेस 8 और 10 एक्टिवेट हो जाएगा, और वो कैस्पेस 8 और 10 को एक्टिवेट करवा देगा, तो एपोप्टोसिस हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट CD8 जो है, T सेल जो है, T साइटोटॉक्सिक, ठीक है, तो वो 2 तरीके से मार सकता है कैंसर, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी है, फॉरेन सब्सटेंस को। कैसे, तो CD95 पाथवे मतलब एपोप्टोसिस से, और एक और होता है परफोरिन ग्रेंजाइम पाथवे, ओके। तो अपन अभी बी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बी सेल्स जो हैं, तो बी सेल पे जो रिसेप्टर, मतलब जो वही बी सेल रिसेप्टर कहते हैं, जैसे अपने TCR पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही अब BCR पढ़ रहे हैं। BCR में क्या है कि याद रखना है MD, मतलब कि इसमें अब
रिसेप्टर जो है वो एंटीबॉडीज़ है, वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ उनके पास पहले से एक डिग्री एमडी की, मतलब कि पहले से एंटीबॉडीज़ है। कौन से एमडी है तो IgM एंड IgD, तो उनके पास IgM और IgD पहले से ही है, ठीक है। अब बी सेल्स के रिसेप्टर्स कौन से हैं, ठीक है। अभी सेल के सॉरी रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर तो एमडी हो गया, IgM एंड IgD। अब मार्कर्स कौन से तो 10, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 79 है, 79B। मतलब कैसे याद रखना है, तो CD10, ठीक है। CD10 जो है ये पैन बी सेल मार्कर है, पैन बी सेल मार्कर है, सॉरी फक, पैन बी सेल मार्कर इज CD19, ओके। जो CD19 है वो पैन बी सेल मार्कर है। तो CD10 तो उसका डबल कर दो 20, और उसका डबल कर दो 40, फिर उसका डबल कर दो 80, 80 से कम कर दो। तो ये इतने सारे मार्कर्स है बी सेल्स पे, ठीक है। और जो पैन बी सेल मार्कर है जो हर जगह प्रेजेंट है, हर टाइप ऑफ बी सेल्स पे, तो वो CD19, ओके, CD19, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, फिर जो CD10 है उसको अपन कल्ला बोलते हैं, कैला, CALLA, मतलब कि कॉमन ALL एंटीजन, कॉमन ALL एंटीजन बोलेंगे इसको। फिर CD19 हो गया। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल जो है, मतलब कि लाइक लिया इन्फॉर्मेशन अब जो आगे पहुंचाना है, बी सेल को आगे पहुंचाना है, तो वो है CD79A and B, CD79A and B, ठीक है। ये हो गया। तो अपना वापस रिपीट कर देता हूँ यार मैं, पैन बी सेल मार्कर इज CD19, ठीक है। पैन बी सेल मार्कर इज CD19, और CD10 तो कल्ला हो गया। फिर CD79A एंड 79B इज सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल, ठीक है। और CD10A के ए कल्ला, और EBV एंट्री जो एप्स्टीन बार वायरस की एंट्री होती है वो CD21 से होती है। बी सेल्स पे जो CD21 होता है उसके द्वारा एंट्री होती है, ठीक है। अब अपन के पास कभी बी सेल के पास IgM और D तो है, ठीक है, पर अब इसको और भी एंटीबॉडीज़ चाहिए, ठीक है। इसको और भी ताकि चाहिए, इसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज्ञान बटोरना है इसको, तो क्या करेगा, तो इसको अपन आइसोटाइपिंग स्विचिंग बोलते हैं, द प्रोसेस, ठीक है। इस कॉल्ड आइसोटाइपिंग स्विचिंग, मतलब कि ये IgM और IgD सब GAMD हो जाएगा। GAMD मतलब इतने जो 5 टाइप के एंटीबॉडीज है, GAMD मतलब IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो आइसोटाइपिक स्विचिंग इज बाय लाइक इंटरेक्शन बिटवीन द बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। अब कैसे होता है, तो बी सेल एंड टी सेल के बीच में, बी सेल के पास एक CD40 है, ठीक है, और जो टी सेल उसके पास लाइगेंड है CD40 लाइगेंड। याद रखना है, जो अपने CD95 वाला जो पढ़ा था अभी, जो साइटोटॉक्सिक जो मारता है CD95 से, तो वो भी एक जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस, वहाँ भी जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था वहाँ पे भी उसके पास लाइगेंड था, CD95 लाइगेंड था, ठीक है, जो फिर एपोप्टोटिक सेल से बाइंड करता था। फिर वो फाड मॉलिक्यूल प्रोकास्पेज 8 और 10 को एक्टिवेट करता था, ठीक है, और फिर एपोप्टोसिस कराता था, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे कराता था, ओके। CD8 और प्रोकास्पेज 8 और 10 से कैस्पेज 8 और 10, ये अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे था, ठीक है। इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन आता है एपोप्टोसिस के अंदर, और इनिशिएशन के अंदर आता है एक्सट्रिंसिक पहले आएगा, फिर इंट्रिंसिक आएगा, और एग्जीक्यूशन पाथवे अलग है, ठीक है, जिसके अंदर एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती है, फ्लिपिंग ऑफ PS होता है। ये एग्जीक्यूशन हो गया, 367 कैस्पेज है, ठीक है, पेज नंबर 487। तो अब आइसोटाइपिंग स्विचिंग कैसे होती है, तो अब बी सेल्स के पास तो CD40 रिसेप्टर है, और टी सेल के पास CD40 लाइगेंड है। अब बी सेल के पास मान लो एंटीबॉडीज़ है, IgM, IgD, और एक उसने एक एंटीजन को रिसीव किया। अब वो क्या करेगा, जो एंटीजन है, ठीक है, तो लिया उसने, रिसेप्टर पे अटका। फिर बी सेल के पास थे ही अपने ये CD79, 79B वॉटेवर सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल, मतलब जो भी है, तो उसके हेल्प से अब जो एंटीजन है अब वो टी सेल में जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है ना, और इसी दौरान ये जो हो रहा है, जो एंटीजन टी सेल के पास जा रहा है, ठीक है, इसी दौरान पे ये क्या हो रहा है कि CD40 रिसेप्टर जो है, ठीक है, और इससे CD40 लाइगेंड का इंट्रैक्शन हो रहा है, एंड ये इंट्रैक्शन से IL-4 सीक्रेट हो रहे हैं। अब इंटरल्यूकिन 4 अपन ने पढ़ा था, जो T हेल्पर 2 है, T हेल्पर 2 मेक्स इंटरल्यूकिन 4, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 जो है, ठीक है, दैट हेल्प्स इन प्रमोट द आइसोटाइपिंग स्विचिंग। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि बी सेल्स है बी सेल्स है CD40 रिसेप्टर, टी सेल्स है CD40 लाइगेंड, CD40 रिसेप्टर CD40 लाइगेंड इंट्रैक्शन हो रहा है, CD40 रिसेप्टर CD40 लाइगेंड इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, लीड्स टू इंटरल्यूकिन 4 रिलीज बाय द टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स में अपने पढ़ा कि T हेल्पर 2 जो है, ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 4 बन गया। एक बार इंटरल्यूकिन 4 बन गया तो पता है कि वो आइसोटाइपिंग स्विचिंग करवाता है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 जो है
वो आइसोटॉपिक स्विचिंग करवाएगा। अब आइसोटॉपिक स्विचिंग करा रहे तो क्या हो रहा है कि जो IgM और D थे उससे गामड़ी बन गया, ठीक है। IgM IgD से गामड़ी बन गया, तो सब बन गया, ठीक है। कैसे याद रखना, चेंज 4:40, चेंज 4:40 याद रखना। चेंज मतलब कि आइसोटॉपिक स्विचिंग चेंज हो रहा है, 40 मतलब क्या CD40 आ रहा है, लाइगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन हो रहा है, और 40 चार मतलब कि इंटरल्यूकिन 4, ठीक है। तो 40 4 ऐसे सब याद रखना है, 4:40, ठीक है। 4 वाला इंटरल्यूकिन 4, 40 मतलब CD40 वाला चेंज वाला आइसोटॉपिक स्विचिंग, एंटीबॉडी चेंज हो गई, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो था इंटरेक्शन की बात की अपन ने। अब आते हैं अपन एक्टिवेशन ऑफ सेल्स पे आते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ सेल्स में क्या है कि अब कैसे होता है कि जो APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो जो कोई भी वो प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल हो सकता है, मतलब वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। APC आर द फर्स्ट सेल्स दैट पिक अप द एंटीजन, ठीक है। तो वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे और फिर वो जहाँ भी उसको पहुँचाना है, ठीक है, वहाँ पहुँचा देंगे। लाइक APC वुड प्रेजेंट द एंटीजन टू T सेल्स विद द हेल्प ऑफ MHC, ठीक है। APC के पास क्या है ना, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक APC है। APC ने एंटीजन को रिसीव किया, आप देख रहे हो APC के अंदर एंटीजन आ गया। अब ये ना कि प्लेट जैसा जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये MHC है, मतलब एक थाली है ये, ठीक है। और ये थाली अपन सजा के, अभी ये थाली के अंदर एंटीजन सजा के अपन T सेल को दे देंगे, ठीक है। और ये T सेल को भी अपन कैसे देंगे, तो इनके पास एक जीन होता है, जीन का सिस्टम होता है, HLA जीन होता है, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो इन शॉर्ट APC रिसीव कर रहा है एंटीजन को, इट इज़ द फर्स्ट सेल टू रिसीव द एंटीजन। अंदर ले लिया उसने APC ने अपने अंदर ले लिया, फिर वो बाहर निकाल रहा है सेल को, एंटीजन को बाहर निकालेगा ताकि वो किसी और को दे सके। तो कैसे निकालेगा, तो वो अपने हाथों से एक थाली पकड़ेगा, ठीक है। APC थाली पकड़ेगा, थाली इज़ MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। MHC इज़ एक्सप्रेस्ड बाय HLA जीन, ठीक है। तो ये अपना पूरा एक ट्रायो बन गया, APC MHC HLA, ठीक है। तो APC के पास MHC है, ठीक है। MHC कॉम्प्लेक्स एक है, ठीक है। और जो MHC है इट इज़ कोडेड बाय HLA जीन बनाता है उसको, ठीक है। एंड HLA जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो क्रोमोसोम 6P पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 6P पे, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6P, ठीक है। 6P मतलब शॉर्ट आर्म होता है, क्यों लॉन्ग आर्म ऐसा कुछ होता है पता नहीं। तो HLA जीन प्रेजेंट होता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6P, ठीक है। वो थाली को सजा, थाली मतलब MHC, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल APCs होते हैं। प्रोफेशनल इज डेंड्राइटिक B सेल्स एंड मैक्रोफाज, एंड नॉन प्रोफेशनल इज थाइमिक एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट। वो अपन देखते हैं HLA जो जीन है, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट डिवाइडेड होता है ABC में, मतलब HLA-A, HLA-B, HLA-C, ठीक है, जो अपन ऐसे पढ़ते हैं HLA-B27, HLA-B-A, HLA-A, तो HLA-B, HLA-B, HLA-C 3 पार्ट है, ठीक है। फिर आता है HLA जीन का सेकंड पार्ट मतलब दूसरा कॉर्नर, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर में ABC, दूसरे एंड पे, फर्स्ट एंड पे ABC, दूसरे एंड पे DQ, DP और DR, DP DQ DR, ठीक है। DQ2 DQ8 अपन ने पढ़ा है सीलियाक में, ठीक है। तो वैसे DP DQ DR, ठीक है, ये हो गया। और जो थर्ड पार्ट है HLA का, उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्ट ऐसे ही है, ठीक है। मतलब उसमें क्या क्या कि TNF अल्फा, HSP दैट इज हीट शॉक प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C2 और C4। अब जो MHC1 है, ठीक है, वो HLA जीन पार्ट 1 पे है। HLA का जीन पार्ट जो 2 है वो उस पर MHC2 है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि HLA जीन जो है उसके 3 टाइप्स हो गए, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया, ठीक है। मतलब ये क्रोमोसोम 6P का फिगर दे रखा है ये, ठीक है। तो HLA जीन पार्ट 1 या HLA जीन 1 जो है, ठीक है, HLA1 याद रख लो, वो क्या बनाएगा, वो MHC1 बनाएगा। MHC मतलब एक प्रोटीन है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। HLA पार्ट 2 या HLA जीन 2, ठीक है, वो MHC2 बनाएगा। और HLA पार्ट 3, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट हीट शॉक प्रोटीन TNF अल्फा बनाएगा। तो अपन ने वापस रिपीट कर देते हैं। क्रोमोसोम 6P जो है उस पर HLA जीन प्रेजेंट है। HLA जीन के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हर एक 3 टाइप्स में लाइक अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट, लाइक HLA1, HLA2, HLA3। HLA1 मतलब HLA-A-B-C, HLA का पार्ट 2 मतलब कि D, ABC तो पढ़ लिया, फिर D, तो D में क्या DP DQ DR, ओके। और बाकी जो था टाइप 3, तो उसके अंदर कोई MHC नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट C2 C4 हीट शॉक प्रोटीन्स और TNF अल्फा उस पर है बनाएगा या उस पर बाइंड होगा वॉटेवर। और MHC1 तो HLA के पार्ट 1 पे, MHC2 तो उस पर आएगा, ठीक है।
अब जो MHC है थाली, उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो वो MHC1 और MHC2 की बात करते हैं अपन, ठीक है। MHC1 को क्लॉकवाइज याद रखना है। MHC1 मतलब क्लॉकवाइज, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। ये चेन्स है जो भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। फिर MHC2 की बात करते हैं, तो MHC2 पे क्या है, तो MHC2 मतलब कि दो हैं, तो दो अल्फ़ाबेट ले लेंगे उसके अंदर, अल्फ़ा और बीटा, और स्ट्रेट लाइन की तरह। तो लेफ्ट साइड में अल्फा 1, नीचे अल्फा 2, ऊपर बीटा 1 और नीचे बीटा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। अब एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट कहाँ पे होगा? एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट मतलब कि जैसे कि जो अपना APC था उसने एंटीजन को उठाया, फिर अब वो जो थाली पे दे रहा है, तो थाली पे कौन सी जगह पे वो रखेगा? थाली अपनी MHC है, ठीक है। तो कहाँ पे वो रखेगा वो एंटीजन, ठीक है। MHC के अंदर चार चार चेन है MHC1 2 के अंदर, तो कहाँ पे रखेगा? तो वो जहाँ पे जो जंक्शन पे रखेगा उसको एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। लाइक सपोज MHC1 पे अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में क्लेफ्ट है, तो वहाँ पे एंटीजन आएगा। तो कहाँ पे आएगा? तो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट इज अल्फा 1 अल्फा 2 जंक्शन इन MHC1, एंड वही अल्फा 1 बीटा 1 पे आएगा इन MHC2। तो कैसे याद रखना है अपने को कि भाई MHC1 तो एक ही अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही आएगा, तो अल्फा 1 अल्फा 2, और MHC2 तो दो अल्फ़ाबेटों का अल्फ़ा बीटा, तो अल्फा 1 बीटा 1 जंक्शन इज द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट इन MHC2, ओके। अब MHC1 और MHC2 कौन से सेल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि वो थाली के जो है ये, तो उस पर एंटीजन रख के वो T हेल्पर को या फिर T साइटोटॉक्सिक को दे सके, ठीक है। T हेल्पर मतलब CD4 है, और T साइटोटॉक्सिक TC मतलब साइटोटॉक्सिक T साइटोटॉक्सिक इज CD8, ओके। तो याद रखना है कि CD8 कम होगा, मतलब जो रेशियो है उसके हिसाब से CD8 कम है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जो MHC1 है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो वही न्यूक्लिएटेड सेल्स है, तो वही न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, अपना RBC और स्पर्म सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो देयरफॉर RBC एंड स्पर्म सेल्स लैक द MHC1, ओके। एंड जो MHC2 है, तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल द APCs, जितने भी एंटीजन प्रेजेंट इन सेल्स अपन ने पढ़े अभी, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, सब में APC है। तो याद रखना कि MHC1 वुड बी प्रेजेंटेड टू CD8 सेल्स, ओके। CD8 मतलब वो अपना T हेल्पर हो गया, ठीक है। CD8 इज़ अपना वही अपना CD8 इज साइटोटॉक्सिक T सेल, CD8 T सेल्स, ठीक है। क्योंकि रूल ऑफ 8 आना चाहिए, यहाँ भी रूल ऑफ 8 आएगा, लाइक MHC1 1 × 8 CD8, ठीक है। 8 तो अपना ये सेल है अपना साइटोटॉक्सिक T सेल, फिर आएगा MHC2, ओके। तो रूल ऑफ 8 के हिसाब से MHC2 × 4, ठीक है। तो CD4 मतलब कि T हेल्पर हो गया, ठीक है। तो MHC2 वुड बी प्रेजेंटिंग द एंटीजन टू CD4 T हेल्पर सेल, ठीक है। अब हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये PYQs आते रहते हैं, इसके एग्जाम्पल सब, ठीक है। तो निमोनिक का एसिड मतलब कि मेन कॉज क्या है 1 2 3 4 के अंदर, तो लाइक टाइप 1 HS इज ड्यू टू एनाफाइलेक्सिस, टाइप 2 जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से, मतलब सेल मारेगा वो, ठीक है। फिर टाइप 3 जो है इज आई क्या, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड टाइप 4 इज D, तो एसिड में D, तो क्या डिलेट टाइप 4 इज डिलेट टाइप। तो अपन एक एक करके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं सबके, ओके। तो अगर टाइप 1 जो है उसका निमोनिक है ABCD, वही अपन ने पहले एसिड पढ़ा और अब ABCD पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसिड के अंदर जो A है मतलब कि एनाफाइलेक्सिस, उसमें निमोनिक है ABCD। तो क्या है, A फॉर जितनी भी एलर्जीज है, लाइक एट्रोपिक एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस, डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस इज टाइप 1, बट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज टाइप 4, ही याद रखना है, ठीक है। फिर आता है एटोपी मतलब कि जैसे कि लाइक पापा मम्मी किसी को कुछ पीनट की एलर्जी है, कोई फूड है, कोई एक स्पेसिफिक एलर्जी है, तो बच्चों में भी आएगी, तो दैट इज एटोपी मतलब एलर्जी विद जेनेटिक डिटर्मिनेंट, ओके। पीनट है वो सब आ गया, ठीक है। फिर क्रोमोसोम 5 से रिलेटेड होता है ये, एटोपी इज रिलेटेड विद क्रोमोसोम नंबर 5। फिर आता है ब्रोंकियल एस्थमा, इसमें टाइप 1 HS में आ गया। फिर कैसोनी टेस्ट फॉर इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस आ गया, कैसोनी टेस्ट। तो अभी टाइप 1 HS है, ठीक है। तो A हो गया, B से ब्रोंकियल अस्थमा, C से कसोनी टेस्ट फॉर हाइड्रेटेड मतलब कि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, C। फिर D से अपना ड्रग्स आ गए, ड्रग्स में लाइक पेनिसिलिन एक बार में नहीं देते, उसको टेस्ट करना पड़ता है, पैच टेस्ट ऑफ वॉटएवर, कि भाई हाइपर सेंसिटिविटी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस होगा कि नहीं, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ठीक है। फिर P से फिर दो लास्ट के दो हैं ABCD के बाद, सिर्फ याद रखना है पॉजिटिव PK रिएक्शन एंड थियोबाल्ड स्मिथ फेनोमेनन, फिर आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ओके। तो टाइप 2 के अंदर आते साइटोटॉक्सिसिटी आ जाएगा टाइप 2 के अंदर, ठीक है। तो क्या है, निमोनिक इसका है माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, तो मायस्थेनिया ग्रेविस। B से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ग्रुप, तो G से
अपना ये आ गया ग्रेव्स और GPS आ गया गुड पास्चर। फिर माई ब्लड ग्रुप G से 2 आए। फिर इस वाला I तो जितने भी इम्यून वाले हैं, मतलब इम्यून डिसऑर्डर लाइक इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है, ITP है। और ये IHA जो है हिमोलिटिक अनीमिया है, जो इम्यून है, इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। फिर आता है RH माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव। तो RH तो क्या हो गया, 2 RH के हो गए। तो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी, RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव चढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। या र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, उसमें भी RH आ गया। और पैम्फिकस बुल्लस मतलब स्किन में हो रहा है। पैम्फिकस बुल्लस टाइप 2 है। और पर्निशियस एनीमिया लाइक मेगालोब्लास्टिक B12 कम है, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया। तो P से भी 2 आ गए, ठीक है। फिर आता टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या, निमोनिक शार्प है। और टाइप 3 मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। टाइप 3 में शार्प S से 3 है, H से 1, A से 1, R और P, R से 2, P से 2। तो SLE सीरम सिकनेस, शिक टेस्ट फॉर कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, शिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर HSP पढ़ा है डिटेल में अपन ने, IgA की वजह से हो रहा है, IgA वेस्कुलाइटिस है चिल्ड्रन में, ठीक है, पार प्यूरा जो बोलते थे अपन HSP में। फिर आर्थस रिएक्शन इज लोकलाइज्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़, ओके। आर्थस रिएक्शन इज अ लोकलाइज्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़, आर्थस रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक जगह पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ठीक है, वो आर्थस रिएक्शन है, ठीक है। तो अपना निमोनिक था शार्प, तो S हो गया। S से अपना ये अभी जो SLE सीरम सिकनेस और शिक टेस्ट। H से HSP, A से ये आ गया, R से राजी ऐसे, बस याद रखना है राजी ऐसे। और रिएक्टिव आर्थराइटिस टाइप 3 है रिएक्टिव आर्थराइटिस। और P से PSGN और PSGN कोला कलर्ड यूरिन, ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो बच्चों में होता है, ये पूरा वो किडनी में दिया है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ठीक है, पैन। और एक टाइप 4 में अपन जितने भी ग्रैन्युलोमास है, स्किन टेस्ट लाइक लेप्रोमिन और मंटो फॉर TB। फिर IBD में क्रॉन्स, ये हो गया, ठीक है, टाइप 4 है वो। और फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में कॉज पूछेंगे लाइक किस लिए, तो ड्यू टू, अगर वर्ल्ड में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ पॉइजन आईवी, मतलब प्लांट है एक, ठीक है। और इंडिया में जो है वो डिटर्जेंट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है, निकल कैडमियम वाला, क्योंकि निकल कैडमियम होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो वो कॉज हो गया, ठीक है, डिटर्जेंट हो गया, ये सब हो गया। फिर टाइप 5 एक इंपॉर्टेंट INI में 2 बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैन्युलोमा हो गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। अब टाइप 5 की बात करते हैं, स्पेशल टाइप है, INI में 2 बार पूछा है। तो इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेलुलर रिसेप्टर है, जो सेल पे जो रिसेप्टर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। अब कौन से अगेंस्ट बन रही है, तो एक तो कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, तो उसके अगेंस्ट बन रहे हैं, ठीक है। PNS जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, PS उसमें जो एसिटाइल कोलिन वाला, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन ACH रिसेप्टर, ठीक है। तो क्या होगा, मायस्थेनिया ग्रेविस की बात हो रही है। और अगर एंटीबॉडी अगेंस्ट TSH रिसेप्टर हो रहा है तो ग्रेव्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये MG हो गया और बाकी ग्रेव्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, ठीक है, पर याद रखना अपने को कि अगर RA पूछा है रूमेटेड आर्थराइटिस, तो टाइप 3 और टाइप 4, मोस्टली टाइप 4 करना है अपने को, पर ठीक है, टाइप 3 टाइप 4। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इस टाइप 3 एंड टाइप 4, ये भी, ठीक है। और SLE इस टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। SLE अपन ने ऐसे तो पढ़ा, अभी अपन ने इसमें पढ़ा, अपन शार्प में पढ़ा टाइप 3 में, लेकिन टाइप 2 एंड टाइप 3 का मिक्सचर है, ठीक है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो उसके अंदर अपने को ये चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें याद रखनी, तीन टाइप जो होते हैं, ठीक है, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। हाइपर एक्यूट में टाइप 2 है, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फटाफट बन रहे हैं, तो हाइपर एक्यूट हो गया। फिर एक्यूट के अंदर 2 टाइप हो गए, टाइप 2 और टाइप 4 दोनों है। और क्रॉनिक में टाइप 4 है, ठीक है। फोटोजेनिक मेमोरी से याद करना है अपने को इसमें, ठीक है। हाइपर एक्यूट क्रॉनिक, टाइप 2, फिर टाइप 2 एंड 4 एंड देन टाइप 4, ओके। फिर आता है टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। मेन तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, तो खुद के बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। तो कौन सी बनेगी, तो इसमें ये सब बनती है एंटीबॉडीज़, जैसे कि ऑटो मतलब जो भी A आ रहा है लाइक AN है, मतलब एंटीबॉडी, ओके। तो मतलब उसके अगेंस्ट जो बन रही है एंटीबॉडी, ठीक है, वो बोलते हैं अपन। और SLE, जॉगरन और स्क्लेरोडर्मा, 3 होते हैं जो मेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। और से ये पूरा पेज छोटी कॉपी का टॉपिक है ये, ठीक है।
SLE, फिर ड्रग्स इन्वॉल्व इन ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, लाइक ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस है तो कौन सा है, तो शिप डी ड्रग्स है, सल्फासेलाजीन, हाइड्रालाजीन, ठीक है, सॉरी सल्फोनामाइड्स आ गया, ठीक है, सल्फोनामाइड, हाइड्रालाजीन, आइसोनाइजाइड, ठीक है, प्रोकेनामाइड एंड डेप्सोन, ये ल्यूपस कराएगा। अब SLE में क्या क्या एंटीबॉडीज याद रखने अपने को, मोस्ट सेंसिटिव इज AN है, मोस्ट स्पेसिफिक इज AS है, बोथ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक तो anti-DSDN है, नियोनेटल ल्यूपस एंटी-रो, SLE साइकोसिस एंटी राइबोसोमल P, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस जो है कॉस्ड बाय शिप डी, दैट इज एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। कैसे याद रखना, जो मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव तो अपना AN हो गया, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। मोस्ट स्पेसिफिक स्मिथ है, एंटी स्मिथ याद रखना, S फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्मिथ, तो मोस्ट स्पेसिफिक एंटी स्मिथ। फिर अगर दोनों की बात करें, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मतलब कि अगर ये नहीं है तो नहीं ही है डिजीज़, और सेंसिटिव मतलब कि ये अगर ये चीज़ है तो है ही उसको डिजीज़, ठीक है। तो बोथ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक वुड बी anti-DSDN है, ओके, DSDN है, DNA के खिलाफ जो डबल स्ट्रैंड है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। फिर अगर न्यूनेटल ल्यूपस की बात करते हैं तो न्यूनेटल ल्यूपस के अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर एंटी रो आएगा, ठीक है, बच्चा रोता है, न्यूनेटल तो रो, एंटी रो। फिर SLE विथ साइकोसिस तो एंटी राइबोसोमल P, ओके, तो SLE विथ साइकोसिस तो एंटी राइबोसोमल P। तो अपन अब पढ़ेंगे SLE के एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो मोस्ट सेंसिटिव मोस्ट स्पेसिफिक पता है अपने को, न्यूक्लियर स्मिथ हो गया, मोस्ट सेंसिटिव स्पेसिफिक DSDNA हो गया, ठीक है। फिर न्यूनेटल ल्यूपस तो रो एंटीबॉडी, ठीक है। फिर SLE विथ साइकोसिस तो अपने को पता है एंटी राइबोसोमल, SLE है और साइकोसिस है तो एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी, ओके। फिर ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस तो ये तो शिप डी ड्रग्स पता है अपने को, ठीक है। फिर आता है जॉगरन सिंड्रोम, जॉगरन में वही केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, ड्राई आइज ड्राई माउथ, ठीक है। इसके अंदर भी मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है, तो एंटी रो एंटी ला मतलब कि मोस्ट सेंसिटिव तो एंटी रो है, ठीक है, कौन सी, anti-SSA, और मोस्ट स्पेसिफिक वुड बी anti-SSB, दैट इज एंटी ला, ओके। बात करते हैं स्क्लेरोडर्मा की, तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी है, ठीक है, लिमिटेड मतलब कि सेंट्रोमेरिक सेंट्रिक, ठीक है, तो ये हो गया। और जो डिफ्यूज़ है, तो डिफ्यूज़ में लाइक पूरी जगह टोटली है, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा तो क्या, टोपो आइसोमरेस, टोपो, ठीक है, एंटी टोपो आइसोमरेस एंटीबॉडी। इसका दूसरा नाम है anti-SCL70 और ये मोस्ट स्पेसिफिक है फॉर द स्क्लेरोडर्मा, ओके, मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। कौन सी, एंटी टोपो आइसोमरेस एंटीबॉडी, anti-SCL70, ठीक है। फिर एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस का पैटर्न है, तो यहाँ पे अपन ANA मेजर करते हैं कि ANA कितनी ज़्यादा है, तो लाइक जितना ज़्यादा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होगा जो भी है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का उस दिखेगा, मतलब फ्लोरोसेंस दिखेगा अपने को, ठीक है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ANA। जो मेजरमेंट ऑफ ANA पैटर्न है, ठीक है, उसमें कितने पैटर्न है, 5 पैटर्न है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो स्पेकल्ड है, लाइक स्पेकल्ड है, ठीक है। और स्पेकल्ड में क्या है कि इट वुड बी अगेंस्ट एंटी स्मिथ जो मोस्ट स्पेसिफिक थी SLE के लिए, फिर एंटी रो एंड एंटी ला जो जॉकरेंस का आ गया, ठीक है, anti-SSA anti-SSB, ओके। तो ये अपना स्पेकल्ड मोस्ट कॉमन हो गया, ठीक है। फिर आता है अपन होमोजीनस पे, होमोजीनस मतलब कि पूरा ही इम्यूनोफ्लोरेसेंस पूरा ग्रीन दिख रहा है, तो वुड बी अगेंस्ट जो भी DNA के अंदर है, ठीक है। DNA के अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, हिस्टोन है, न्यूक्लियर है, सॉरी हाँ न्यूक्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो अपन ने एक तो स्पेकल में तो एंटी स्मिथ पढ़ा SLE का, ठीक है। और अगर एंटी न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा पैटर्न दिखेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, होमोजेनस दिखेगा। तो होमोजेनस में सब न्यूक्लियस के पार्ट्स हो गए, क्रोमेटिन, हिस्टोन, न्यूक्लियर, ओके, क्रोमेटिन, हिस्टोन एंड न्यूक्लियर। फिर आता है पेरिफेरल रिम, तो पेरिफेरल रिम के अंदर क्या है, तो उसके अंदर anti-DSDN है, ठीक है। पेरिफेरल जो है, ठीक है, तो DSDN बाहर लोकेटेड है। वैसा अपने को एक मतलब सोचना है कि DNA को रंग रहा है, DNA भी ऐसा कैसा गोल गोल ही होता है, ठीक है। तो पेरिफेरल रिम आ गया, ठीक है, तो anti-DSDN हो गया। फिर न्यूक्लियोलर रूट में एंटीबॉडी अगेंस्ट RNA, न्यूक्लियोलर में एंटीबॉडी अगेंस्ट RNA, ओके, न्यूक्लियोलर में एंटीबॉडी अगेंस्ट RNA। फिर सेंट्रोमेरिक में वही एंटी सेंट्रोमेरिक जो अपन ने इतना लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में पढ़ा, ठीक है। फिर आता है अपना इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इसमें माल न्यूट्रिशन है मोस्ट कॉमन कॉज, तो लेकिन क्या क्या पहले अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। एक तो SCID पढ़नी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, सॉरी हाँ। तो इसमें जो SCID है वो
मोस्ट मतलब रिसेसिव है, रिसेसिव में दोनों आ गया, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव मोर कॉमन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज़ मोर कॉमन देन ऑटोसोमल रिसेसिव। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या डिफेक्ट है कि जो गामा सब यूनिट है, ठीक है, गामा सब यूनिट ऑफ द साइटोकाइन रिसेप्टर इज अफेक्टेड, ठीक है। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर एडीए डेफिशिएंसी है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव में पूछे मोस्ट कॉमन लाइक इडियोपैथो क्या है, तो वो होगा एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। फिर जैक3 जीन डिफेक्ट और रैग1-2 जीन डिफेक्ट, रैग1-2 और जैक3। फिर क्लिनिकल फीचर्स चाइल्ड और मॉर्बिलिफॉर्म मतलब कुछ फेस पे है, कुछ ऐसे सर्कुलर है, वॉटेवर, तो मॉर्बिलिफॉर्म रैश याद रखना है। तो ये हो गया जैक3, रैग1, रैग2, ओके। फिर अपन आते हैं ब्रूटॉन्स पे, ठीक है। तो ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया, ब्रूटॉन्स में क्या है, बीटीके जीन डिफेक्ट है, ठीक है, बीटीके जीन डिफेक्ट। बॉयज़ में होता है बी सेल डिफेक्ट है, ठीक है। फिर आता है डिक्रीज्ड आईजीजी लेवल्स, फिर आईजीजी कम हो गया ब्रूटॉन्स के अंदर क्योंकि गामा जी फॉर गामा, जी फॉर आईजीजी, और ठीक है, और डिफेक्टिव ऑप्सोनिन, ठीक है। तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो रहा अच्छे से। फिर बैर लिम्फोसाइट सिंड्रोम मतलब लिम्फोसाइट के ऊपर जो होता है एमएचसी वो मिसिंग है, ठीक है, ओके। फिर आता है डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम वही कैच-22 निमोनिक है, थाइमस बन नहीं रहा तो टी सेल डिफेक्ट हो जाएगा क्योंकि टी सेल का मैचुरेशन थाइमस में होता है, ठीक है। फिर सी से तो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, ए से एबनॉर्मल फेसिस है, ठीक है, हंसता हुआ चेहरा, ऐसा कुछ तो था शायद पपेट फेसिस तो अपना उसमें था एंजल मान में, ठीक है। यहाँ पे एबनॉर्मल फेसिस। फिर टी से टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। फिर सी एच हाइपोकैल्सीमिया हो गया एच से, और क्यों 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 हो रहा है क्योंकि पैराथायरॉयड बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो कैच-22 डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 22 क्यू। ऐसा याद रखना, पी और क्यू में क्या होता है, पी हमेशा लॉन्ग आर्म होता है, ठीक है। जो भी टाइप्स होते हैं अपने इसके क्रोमोसोम के, लगे एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, कोई एक लॉन्ग आर्म है, शॉर्ट आर्म है मोस्टली, ठीक है। तो लॉन्ग आर्म इज़ क्यू, शॉर्ट आर्म इज़ पी, ओके। अब हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, नाम में हाइपर आईजीएम लेवल ज़्यादा, और इसमें वही ऐसा याद रखो, अपन ने पढ़ा था कि भाई एमडी डिग्री होती है बी सेल्स के पास, ठीक है, मतलब उनके पास रिसेप्टर के फॉर्म में आईजीएम और आईजीडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइसोटाइपिक स्विचिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, स्विचिंग नहीं हो पा रहा तो और एंटीबॉडीज़ बन नहीं रही है, ठीक है। आइसोटाइप स्विचिंग होता ही क्यों होता, ताकि और एंटीबॉडीज़ बने, लाइक बी सेल टी सेल के इंटरेक्शन से क्लास स्विचिंग जो बोलते हैं, मतलब और बाकी जो गामाडे बॉडीज़ भी बन रही है, ठीक है। अब वो नहीं बन पाएगा इसमें, आइसोटाइप स्विचिंग क्यों नहीं हो रहा। तो क्या डिफेक्ट है इसके अंदर, मतलब हाइपर आईजीएम में कि CD40 रिसेप्टर डिफेक्ट है और CD40 लाइगेंड डिफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज टुगेदर दे डज द आइसोटाइपिंग स्विचिंग। तो CD40 रिसेप्टर का डिफेक्ट है और CD40 लाइगेंड का डिफेक्ट है। और अगर हाइपर आईजीएम सिंड्रोम है तो उसमें क्या दिखेगा अपने को क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। तो अपने को न्यूमोसिस्टिस जीरो वैसा ही या कैरिनाई, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई या न्यूमोसिस्टिस जीरो वैसे निमोनिया दिखेगा, ठीक है। अब हाइपर आईजीई सिंड्रोम, ठीक है, हाइपर आईजीई को जॉब सिंड्रोम बोलता है, ठीक है, हाइपर आईजीई को जॉब सिंड्रोम बोलता है, जॉब। STAT3 जीन डिफेक्ट है, ठीक है, STAT3, ओके, STAT3 याद रखना है। निमोनिक इसका फेट है, फेट मतलब कोर्स फेसिस, ठीक है। ए से एब्सेस, कौन सा, कोल्ड एब्सेस। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोल्ड एब्सेस क्या है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। फिर प्राइमरी टीथ रिटेंशन है, टी फॉर प्राइमरी टीथ रिटेंशन, ई मतलब वो आईजीए एलिवेटेड है तो एक्जिमा और ये सब आ गया। आइसोलेटेड आईजीए डेफिशिएंसी, तो आईजीए एकदम कम हो रहा है, ये अलग है, बाकी सब अपन ने पढ़ा भी आईजीएम बढ़ रहा था। आइसोलेटेड आईजीए डेफिशिएंसी में आईजीए डेफिशिएंसी है। इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट में अपन जब भी अपन ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो याद रखना है कि वॉश्ड आरबीसीज देना है, वॉश्ड आरबीसीज। आइसोलेटेड आईजीए डेफिशिएंसी में वॉश्ड आरबीसीज मतलब कि सलाइन से वॉश करना है 3-4 बार। फिर आता है विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। तो विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम क्या है, तो वॉस्प जीन है ये, ठीक है। तो जो विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम है उसमें वॉस्प जीन है, ठीक है, विस्कॉट एल्ड्रिच वॉस्प। इसमें क्या होगा कि ट्रायड याद रख लो एक, इसमें ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल पैचेस, स्मॉल प्लेटलेट्स हैं इसलिए, पैचेस नहीं प्लेटलेट्स। फिर इन्फेक्शंस, एक्जिमा एंड डिक्रीज्ड आईजीएम लेवल्स, ठीक है, डिक्रीज्ड आईजीएम लेवल्स याद रखना है। हाइपर आईजीएम में ज़्यादा था, यहाँ पे डिक्रीज्ड हो गया, और आईजीए और आईजीई इंक्रीज्ड है, ठीक है। विस्कॉट एल्ड्रिच में ऐसा बना लो एलर्जी होगा तो आईजीई ज़्यादा है, और विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम जो एक दूध पीता बच्चा पीता है, दूध पीता बच्चा लेता है तो आईजीए ज़्यादा है उसके अंदर, दूध में, ब्रेस्ट मिल्क में। तो आईजी लेवल ज़्यादा है विस्कॉट एल्ड्रिच में, और आईजीएम कम है, ठीक है। अब ओवरऑल एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न,
मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन स्किड, ठीक है। स्किड में अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो फिर ADA डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन। ओके, अब आता अपन ग्राफ्ट पे, तो ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट याद रखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट पढ़ते हैं। ऑटोग्राफ्ट मतलब खुद के बॉडी से निकाला, आइसोग्राफ्ट मतलब आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, तो ऑटोग्राफ्ट इज सेल्फ, ठीक है, ऑटो सेल्फ। आइसो इज आइडेंटिकल, आई, ठीक है, आइडेंटिकल आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मतलब सेम स्पीशीज, एलोग्राफ्ट ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीशीज इज एलोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट इज डिफरेंट स्पीसीज। ओके, सो जीनोग्राफ्ट इज डिफरेंट स्पीसीज। एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व फ्रॉम द पिग। ओके, तो ये हो गया। अब ट्रांसप्लांट जो रिजेक्शन है उसके 3 टाइप्स हैं। तो कौन से 3 टाइप हैं? तो हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ओके, हाइपर एक्यूट में पढ़ा था अपन ने कि टाइप 2 एंड 4, सॉरी, हाइपर एक्यूट इज टाइप 2, ओके, एंड एक्यूट इज 2 एंड 4, एंड क्रॉनिक इज 4। तो क्रॉनिक मतलब मोस्ट कॉमन है और डिलेड होता है ना, 4 मतलब डिलेड था, टाइप 4 HS मतलब डिलेड था, ठीक है। तो पहले 2 आया, फिर 2 एंड 4, फिर 2। ओके, हाइपर एक्यूट इज 2। और हाइपर एक्यूट PYQ है, इसमें क्या होता है कि अगर मिनट्स के अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है, पर ऐसे 48 आवर्स के अंदर अंदर होता है। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और इसके अंदर पहले से बनी हुई होती है, ठीक है, तो फिर ज़्यादा इसलिए रिएक्शन आता है। लाइक सपोज एग्जांपल मल्टीपेरस लेडीज़, तो बहुत सारे जन्म देंगे तो बहुत सारे बेबीज़, जो खुद के बेबीज़ हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। फिर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। फिर ये फिब्रिनर नेक्रोसिस में क्या है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, तो जैसे कि फिब्रिनर नेक्रोसिस जो वेसल्स में होता है, ठीक है, और कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो रीनल में होता है, ठीक है। अब एक्यूट रिजेक्शन में क्या है कि डेज टू वीक्स में होता है, ठीक है, अपन ने पढ़ा टाइप 2 और टाइप 4 होता है एक्यूट रिजेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो अपन देख सकते हैं कि HS2 जो है हाइपर सेंसिटिविटी 2, तो वो साइटोटॉक्सिसिटी था, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा अपना साइटोटॉक्सिसिटी था ना, तो क्या हो जाएगा एक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन। तो जो एक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन है, ठीक है, तो वो है HS2, ठीक है, जो एक्यूट रिजेक्शन में दिखता है इसका, और इसको पहचानने का मार्कर है C4D, ठीक है। हिस्टोकेमिस्ट्री में अपन को दिख रहा है C4D मार्कर है, ब्राउन कलर है, ठीक है, ब्राउन कलर का IHC है। तो IHC पे दिखेगा अपने को ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, यहाँ पे भी ब्राउन 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 कलर है, और अंदर एंडोथीलियम भी है, वहाँ पे भी ब्राउन ब्राउन कलर है, ठीक है। और अगर एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन की बात करें तो उसके अंदर है एग्जाम्पल ट्यूबुलाइटिस, एंडोथीलाइटिस, और ह्यूमरल रिजेक्शन में रिजेक्शन वेस्कुलाइटिस। तो आइटिस आएगा, 3 जगह आइटिस आएगा, ठीक है। लाइक अगर एक्यूट ह्यूमरल है तो फिर रिजेक्शन वेस्कुलाइटिस है, ठीक है, और अगर एक्यूट सेल्यूलर है तो ट्यूबुलाइटिस और एंडोथीलियाइटिस। अब क्रॉनिक रिजेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। पहले तो ये जो ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब PYQs हैं, ठीक है। तो हाइपर एक्यूट पढ़ लिया, एक्यूट पढ़ लिया, क्रॉनिक में पता है अपने को टाइप 4 डिलेड है, वीक्स टू मंथ्स लगेगा, ठीक है। और इसमें सेलुलर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, सेलुलर रिएक्शन। पहले एक्यूट में 2 था, एक्यूट ह्यूमरल था और एक सेलुलर था, एक्यूट सेलुलर था, लेकिन ठीक है, ह्यूमरल टाइप 2, सेलुलर टाइप 4। ओके, एंड वही उसमें तो तीनों में 3 आइटिस थे, वेस्कुलाइटिस, ट्यूबुलाइटिस, एंडोथीलाइटिस। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहा है अपन, यहाँ पे गोटी निमोनिक याद रखना है, गोटी। तो ग्लोमेरुलस में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है GBM वो डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर O, तो ऑब्लिट्रेशन हो जाएगा, ऑब्लिट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम, सॉरी, ऑब्लिट्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ऑब्लिट्रेशन का मतलब क्या है कि वो ख़त्म हो गया। लाइक सपोज एक नाली है पूरे कचरे से बंद हो गई, अब पानी आगे नहीं जा पा रहा, तो उसको ऑब्लिट्रेशन बोलेंगे, जो एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है वैसे ही। तो ऑब्लिट्रेशन हो गया ऑफ द ब्लड वेसल्स, या स्क्लेरोसिस बोल लो उसको ही, ठीक है, ऑब्लिट्रेशन और स्क्लेरोसिस। फिर T, तो क्या ट्यूब्यूल्स है, DCT है, PCT है, तो उनका एट्रोफी हो जाएगा, ठीक है, तो उनका एट्रोफी हो गया। फिर आएगा I, तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ओके। तो जो T से ट्यूबुलर एट्रोफी, ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी, और I से इंटरस्टिशियम फाइब्रोसिस, जो इंटरस्टिशियम था तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गया। तो गोटी निमोनिक याद रखना अपना क्रॉनिक रिजेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई ट्रांसप्लांट मतलब रिजेक्ट ही हो गया, सीधा एक्सेप्ट ही नहीं किया बॉडी ने। अब क्या होता है, GVHD होता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो GVHD में क्या होगा कि मतलब किडनी एक्सेप्ट तो कर ली, बॉडी ने किडनी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या है ना, किडनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लाइक बहुत सारे उसके पास एंटीजन्स थे, एंटीबॉडी वॉट एवर था, ठीक है। तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग थी किडनी और अपनी बॉडी इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है, इम्यूनो
कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो किडनी वुड अटैक दी रिसिपेंट, ठीक है, मतलब कि ग्राफ्ट अटैक्स रिसिपेंट, that is called GVHD. Okay, so in GVHD there are two categories, acute and chronic. Okay, so in acute duration is less than 100 days, in chronic the duration is more than 100 days. Now the mnemonic is SIL. Okay, SIL याद रखना है, SIL SIL, तो स्किन, इंटेस्टाइन एंड लीवर, ठीक है, ऐसा याद रखना है कि GVHD एक ब्रेकअप, जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो रोएगा बहुत, तो रो रो के स्किन अफेक्ट हो जाएगी उसकी, तो स्किन में रैश हो जाएगा, ठीक है, स्किन में रैश हो गया, फिर उसको पेट की तकलीफ़ हो जाएगी कोई ना कोई रीज़न से, तो इंटेस्टाइन आ गया, इंटेस्टाइन में हो गया अपना डायरिया, और फिर आया एल, लीवर, दारू पिएगा, तो यहाँ पे लीवर में क्या होगा, जॉन्डिस, तो मतलब SIL SIL, स्किन, इंटेस्टाइन, लीवर, रैश, डायरिया एंड जॉन्डिस। फिर आता है अमाइलोडोसिस, 10th स्टार टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, गुड टू नो टॉपिक है, छोटी कॉपी का टॉपिक है। अमाइलॉइड इज इक्वल टू एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, पहले तो 2-3 ए याद रखना है, सब में तो ए आएगा, ठीक है, सब में पहला लेटर ए है, एक्सेप्ट डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस में IAPP है, ठीक है, IAPP दैट इज आइलेट एसोसिएटेड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, तो डायबिटीज़ में IAPP, आइलेट एसोसिएटेड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, बाकी सब में पहला लेटर ए है, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है आइटिस, एक्सेप्ट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जितने भी आइटिस है, लाइक स्प्लीन का कुछ हो गया या कुछ पैंक्रियाटाइटिस है, कोई भी आइटिस है, तो सब में ए आएगा, ठीक है, सिर्फ ब्रोंकाइटिस में नहीं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, बाकी जो भी पाइलोनेफ्राइटिस हो कि कोई भी आइटिस है। फिर एक्सेप्ट फॉर ये हो गया कैंसर्स में, लाइक RCC और हॉजकिंस, उसमें भी ए आएगा। फिर आएगा फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, उसमें भी ए आएगा, तो फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में भी ए आएगा। फिर आता है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, MCT, ठीक है, MCT में वही कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, ए कैल, ठीक है, ए कैल हो गया, कैल्सिटोनिन बढ़ गया, तो MCT जो है उसके अंदर ए कैल है। फिर आता है, ये याद रखना है, अब क्या है ना कि ATTR 2 जगह पे देखा जाता है, ठीक है, ATTR, तो TTR क्या है, ठीक है, ए तो वाला अमाइलोइडोसिस हो गया, अब ATTR में ए तो अमाइलोइड हो गया, TTR क्या है, तो TTR इज़ ट्रांसथायरेटिन, ठीक है, तो TTR इज़ ट्रांसथायरेटिन, मतलब कि ये थायराइड और रेटिनोइक एसिड को साथ में लेके चलेगा, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स और रेटिनोइक एसिड को, तो ATTR, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला तो अपना सिनाइल के अंदर होगा, मतलब कि सिस्टमिक सिनाइल अमाइलोडोसिस, ठीक है, ओल्ड एज में ये ATTR देखेंगे, पर उसमें क्या होगा कि इंक्रीज क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो सिस्टमिक सिनाइल अमाइलोडोसिस है ओल्ड एज, उसके अंदर इंक्रीज क्वांटिटी वाला ATTR है। और अगर एक जो फैप है दूसरा वाला, ये एडिनोमेटस पॉलीपोसिस नहीं, यहाँ पे है फैमिलियल अमाइलोइडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, फैमिलियल अमाइलोइडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी, उसके अंदर ATTR म्यूटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिलियल अमाइलोइडोटिक न्यूरोपैथी इज ATTR, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, म्यूटेंट ATTR है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है एल्जाइमर्स पे, अब एल्जाइमर्स के अंदर बीटा प्लाक्स दिखते हैं ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन एक होता है, ठीक है, तो A बीटा हो गया, ठीक है, A बीटा प्लाक्स दिखते हैं, ठीक है, तो एल्जाइमर्स में A बीटा। और अगर हीमोडायलिसिस की बात करें, तो हीमोडायलिसिस में क्या है, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन है, और 2 किडनी होती है, तो बीटा 2, मतलब 2 A बीटा वाले, एक तो A बीटा मतलब एल्जाइमर, और A बीटा 2 मतलब हीमोडायलिसिस, ओके, तो A बीटा 2 हो गया, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। फिर आता है अपना डायबिटीज मेलिटस, अपन ने पढ़ लिया, IAPP, आइलेट एसोसिएटेड प्रोटीन पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ओके, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। फिर आता है मल्टीपल माइलोमा, लाइट चेंज होता है, तो वही AL हो गया, ठीक है। अब कौन से ऑर्गन में अमाइलेट डिपॉजिट होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन में होता है, ऑलमोस्ट बॉडी में हर जगह होता है, पर कौन से साइट में, विद इन दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, ओके। सो इन किडनी इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन, किडनी इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन दैट इज अफेक्टेड, किडनी में मेसेंजियम में दिखेगा, ठीक है। और हार्ट जो है एल्डरली में मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन है, तो साइट इज सब एंडोकार्डियल, सब एंडो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सब एंडो कार्डियल है, और वही जो ब्लड वेसल है उसके अंदर सब एंडोथीलियल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में सब एंडोथीलियल है, और बाकी में सब एंडोकार्डियल है। लीवर में स्पेस ऑफ डिस्से,
लीवर में स्पेस ऑफ डिसे है, ठीक है, लीवर में स्पेस ऑफ डिसे हो गया, ठीक है। अब स्प्लीन जो है, स्प्लीन में रेड और वाइट पल्प होता है, तो रेड पल्प में ऐसे याद रखना लाल, लाल मतलब कि लार्डेशियस स्प्लीन, ओके, लाल लार्डेशियस स्प्लीन। और वाइट पल्प तो पता है सागो स्प्लीन, सागो मतलब साबूदाना, तो सागो स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन वाइट पल्प में सागो स्प्लीन होगा। स्किन में पिंच परप्यूरा, लाइक पिंचिंग पे ही थोड़े छोटे छोटे हेमरेजेस बन गए, परप्यूरा, तो स्किन में पिंच परप्यूरा, ओके। तो जीआईटी में ऑर्गेनोमेगाली, मतलब जीआईटी में जहाँ भी जा रहा है उसको बड़ा कर देगा ऑर्गेनोमेगाली। जॉइंट्स में मतलब ऐसे हीमोडायलिसिस के साथ कुछ एसोसिएशन है, लेकिन जॉइंट्स में अपने को बस याद रखना है सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम, मतलब मीडियन नर्व का जो हो रहा है इन्वॉल्वमेंट। तो जॉइंट्स में CTN, कार्पल टनल सिंड्रोम एट द रिस्ट जॉइंट, ओके, एट द रिस्ट जॉइंट। ब्लड वेसल्स में सब एंडोथीलियल, ओके, ब्लड वेसल्स में सब एंडोथीलियल, जो अपन ने CVS के अंदर सब एंडोकार्डियल पढ़ा था हार्ट के अंदर। तो क्रॉस फाइंडिंग्स क्या है, ऑल ऑर्गन्स लुक वैक्सी, लाइक वैक्सी किडनी का इमेज किडनी वाले में दे रखा है, ठीक है। और डिफ्यूज ऑर्गेनोमेगली होगा, वही डिफ्यूज्ड ऑर्गेनोमेगली। फिर एक्सेप्ट फॉर द किडनीज दैट श्रिंक इन द लेटर स्टेजेस, ठीक है। तो एक तो अब अमोइलेड में अपन ने AA पढ़ा, एक्सेप्ट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नहीं है AA। और यहाँ पे किडनी के अंदर श्रिंक हो रहा है, ठीक है, लेटर स्टेजेस में, मतलब अगर अर्ली स्टेज में अमोइलेडोसिस हो रहा है, अर्ली स्टेज है, ठीक है, तो किडनी एक्सपांड होगा, लेकिन किडनीज वुड श्रिंक इन द लेटर स्टेजेस, ठीक है। और बाकी जगह डिफ्यूज ऑर्गेनोमेगली हो रहा है, ठीक है। अब डिटेक्शन में अपन ग्रॉस स्टेन पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रॉस स्टेन के अंदर क्या है, तो लुगोल्स आयोडीन, और ग्रॉस स्टेन में जो स्टेन है वो है लुगोल्स आयोडीन। लुगोल्स आयोडीन एक ब्राउन कलर देता है, माहोगनी ब्राउन कलर, ठीक है, माहोगनी ब्राउन। अब माइक्रोस्कोपिक स्टेन पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे डोसिस के लिए वो कॉन्गो रेड, क्योंकि 2 टाइप की माइक्रोस्कोपी पे अलग अलग कलर देता है, ठीक है। तो अगर वो एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस दे रहा है, वो उस पर वो अपना देगा पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी पे, एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस ऑन द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी, ओके, एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस ऑन द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी। और अगर ये लाइट माइक्रोस्कोपी पे देख रहे हैं तो भी देगा, तो भी कॉन्गो रेड एक फाइंडिंग देगा, तो वो क्या देगा, पिंक, सालमन पिंक देगा, सालमन पिंक, ठीक है। जैसे रेड रेड डॉट्स है ब्लू के बीच में, सालमन पिंक ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। और थायोफ्लेविन टी, तो क्या आता है, टी के बाद U और V आता है, तो थायोफ्लेविन टी में UV लाइट, ठीक है। और अगर मिसेलियस स्टेन है तो आएगा मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट और पास। मिसेलियस स्टेन्स कौन से जो हमारे डोसेज में यूज़ हो सकते हैं, तो दैट इज़ पास, मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, हो गया, ये हो गया 3 स्टेन। और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे क्या दिखेगा अपने को, अमाइलोइडोसिस का डायमीटर दिखेगा, याद रखना क्वेश्चन है। तो डायमीटर इज 7.5 to 10 नैनोमीटर, अमाइलॉइड का नैनोमीटर डायमीटर इज 7.5 to 10 नैनोमीटर। अब बात करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, ओके। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे अपने को क्या दिखेगा, बीटा प्लेटेड शीट्स दिखेंगी, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट्स, ओके, बीटा स्ट्रक्चर, लेकिन अंदर से एक्सरे भी जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को अंदर तक देखना है पूरा। तो बीटा प्लेटेड शीट्स वुड बी सीन ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। फिर 2 क्वेश्चन है INI के लिए, इवन नीट के लिए। अब हर चीज़ INI का टॉपिक नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो सैम्पल करेक्शन के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल फैट एस्पिरेशन, ठीक है, अच्छी बात है, फैट भी कम हो रहा है, ठीक है। पहले रेक्टल बायोप्सी था, अगर ऑप्शन में एब्डोमिनल फैट एस्पिरेशन नहीं है तो आंसर वुड बी रेक्टल बायोप्सी, वरना एब्डोमिनल फैट एस्पिरेशन। और जो एक्सटेंट है, इफ़ यू वांट टू नो द एक्सटेंट ऑफ अमाइलोइडोसिस, लाइक पूरा बॉडी का स्कैन किया, भाई योर बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ amyloid, your body consists of -% of amyloidosis, तो how can we know that, तो it is by a procedure called scintigraphy, okay, scintigraphy, ठीक है। एक्सटेंट पाने के लिए अपने को सेंटी होना पड़ेगा, तो scintigraphy, ये हो गया अपना इम्यूनिटी, ठीक है पूरा। और माइक्रोबायो में भी यही है, माइक्रोबायो में से 10-15 मिनट का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला कोई टॉपिक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करूँगा, ये वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं।